Subscribe now and press the bell icon. बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों का। आप लोग आज फिर जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ कॉम्प्रिहेंशन क्रिस्प पे। एग्जैक्टली ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आज आपने पूरे दिन भर बैंक एनालिसिस देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने चारों शिफ्ट का पूरा एनालिसिस किया था कि इंग्लिश में आपके कैसे क्वेश्चन आए, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आए। और इंग्लिश में आप सभी ने एक बात कैच करी होगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो टॉपिक्स आए वो किससे रिलेटेड थे। सबसे पहला जो टॉपिक रिलेटेड था वो पोस्ट पैंडेमिक। जी हां, पोस्ट पैंडेमिक से रिलेटेड था, यानी कि जो कोविड-19 आया था उससे रिलेटेड आपका सेशन आपको देखने को मिला था। सो ऑब्वियसली इट्स मडल्ड बट अनट्रबल्ड, है ना। मैं फिर से वही बात कहूंगी, कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी परेशानी देने वाला नहीं होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्रिस्प, और जो कि टोटली बेस्ड होगा किस पे, हिंदू एडिटोरियल पे। यानी कि जो आर्टिकल हम डेली पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी हैं आप सभी? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका कुछ आउटब्रेक से रिलेटेड ही आज हमने लिया है, एडिटोरियल बेस्ड है, और आपका आज एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। आरसी के पहली शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस आए थे और सेकंड शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे 12 क्वेश्चंस। सो आप देख रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या वेटेज है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश में। ठीक है, 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें से भी 12 क्वेश्चंस आपके अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज आपका 40% तो है ही एग्जाम में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एडिटोरियल में जरूर फोकस करें। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज देख करके कहीं ना कहीं आपको एक बात तो रियलाइज हो गई होगी कि जो पूरा पैसेज है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से रिलेटेड है। जो इन्फेक्शियस डिजीज है, आउटब्रेक उसको बोल सकते हैं, एक महामारी बोल सकते हैं, एपिडेमिक बोल सकते हैं और पैंडेमिक भी बोल सकते हैं। इस पैसेज को हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा हिंदी इसका इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि ये सेशन है डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का विदाउट रीडिंग पूरा पैसेज पढ़े बिना ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जो पेंडेमिक का, दैट ट्रांजिशंस टू द स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटी और लेवल ऑफ ट्रांसमिशन व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ मेजर कंसर्न बाय द पब्लिक और हेल्थ अथॉरिटीज। जो हेल्थ अथॉरिटीज और पब्लिक थी उसको एज अ मेजर कंसर्न नहीं कंसीडर किया और वो महामारी फैल गई। सो अब 29 मंथ्स हो चुके हैं, कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक। मतलब 29 मंथ्स में कहीं ना कहीं कोविड-19 को एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम यहीं से हमें पता चल जाता है कि व्हाट कैन बी द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यहीं से मिल गया है, क्योंकि कोविड-19 को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ पेंडेमिक। सो अगर हम सेंट्रल थीम की बात करें तो वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19, वेरिएंट्स का मतलब होता है कोविड-19 में जो भी चेंजेस हुए। तो चेंजेस जैसा कोई थीम तो यहां पे है नहीं। नेक्स्ट है कोविड-19 वेव्स इन इंडिया। अब कितनी वेव्स आई, फर्स्ट आई, सेकेंड आई, थर्ड वेव आई, है ना। सो यहाँ पे वेव्स की भी ज्यादा कुछ बात नहीं, यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है कोविड-19 का आज के टाइम पे कि इट्स अ पेंडेमिक और यू कैन से एंडेमिक, राइट। स्टेजेस ऑफ एंडेमिसिटी, तो एंडेमिसिटी मतलब कितनी स्टेजेस, मतलब इस पैंडेमिक की, ये एंडेमिसिटी वर्ड भी आपका पैंडेमिक से ही रिलेटेड है। इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं इसके बारे में। देन रेस्पिरेटरी डिसीजेस ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो ये हमारी टच से, स्मेल से, छूने से ये जो डिसीजेस होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। देन कोविड-19 टुडे एंड एंडेमिक। तो कहीं ना कहीं अगर हम पांचों ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली इस लाइन से हम ये गेस कर सकते हैं कि सेंट्रल थीम तो यही होगी, बिल्कुल। सो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। देखा, हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा और जल्दी से गेस कर लिया कि यहां पे ऑप्शन इसका क्या होगा। चलिए मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंटेंसिव। नाउ इंटेंसिव आपका ये 4th लाइन में दिया हुआ है। इंटेंसिव वर्ड आपका 4th लाइन में दिया हुआ है कि ड्यू टू इंटेंसिव केयर यूनिट एंड हॉस्पिटल एडमिशन इवन लोअर। सो इंटेंसिव जो चीज बहुत इंटेंस होती है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो यह है कॉम्प्रिहेंसिव,
एक्सेलरेटेड, डिटेल्ड, सुपरफिशियल और एग्जॉस्टिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सुपरफिशियल। अगर हम इसके मीनिंग्स पे जाएं तो मीनिंग्स एक बार हम इनको देख लेंगे कि क्या होगा। द वर्ड इंटेंसिव का मतलब क्या है? इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा काम करना, बहुत सारी चीजें केयर करना, दैट इज नोन एज इंटेंसिव। एग्जाम्पल जैसे कि मिसिंग चाइल्ड वॉज फाउंड आफ्टर इंटेंसिव केस वर्क, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इवन सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाए तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। एक्सिलरेटेड स्पीड के लिए यूज होता है, ये तो सभी को पता होगा कि फास्टर देन यूजुअल, ठीक। देन डिटेल्ड मतलब जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में दी होती है उसे हम डिटेल्ड बोलते हैं। सुपरफिशियल क्या होता है? दैट इज ओनली ऑन द सरफेस, नॉट डीप, मतलब ऊपरी ऊपरी बात कही जाती है, कोई चीज जो डीप ना हो। इंटेंसिव जो बहुत सारी केयर की बात करता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सुपरफिशियल क्या करता है? सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करता है, ना कि गहराई में जाना, ठीक। देन आता है एग्जॉस्टिव, मतलब जहां पे सारी चीजें क्या हो? पॉसिबल हो, मतलब कहीं ना कहीं इसमें से एक दो तो सिनोनिम्स आ रहे हैं बट हमें बताना है एंटोनिम। तो अगर हम पीछे जाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो आज मैं बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाने वाली हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is question number 3. You have to choose the synonym of the word consensus. Consensus word आप लोगों ने पहले भी करा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्रीमेंट से रिलेटेड होता है। लिखा है यहाँ पे yet the consensus is missing, मतलब consensus जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अकॉर्ड हमने कई बार वोकैबुलरी में पढ़ा है। रिफ्यूजल मतलब किसी चीज से डिनाई कर देना। डिसेशन वर्ड भी हमने पढ़ा है। डिस्कॉर्ड और अकॉर्ड एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है। एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज से एक्सक्लूड कर देना। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज अकॉर्ड। हमने कहा ना अग्रीमेंट से रिलेटेड है, यहां जहां पे बातें अग्री करी जाएं यानी अकॉर्ड। तो कॉन्सेंसस का मीनिंग होगा अकॉर्ड। सभी को पता चल गया? बाकी सबके भी मीनिंग देख लेते हैं। लिखा है ना अग्रीमेंट, हमने पहले ही बताया। अग्रीमेंट, ये वोकैबुलरी जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया होगा उन सभी को पता होगा। अकॉर्ड का मतलब किसी चीज से मैच करना, टू अग्री विद, है ना। रिफ्यूजल डिनाई करना, डिसअग्रीमेंट करना, जस्ट एंटोनिम हो गया उसका। डिसेंशन हमने पढ़ा था, डिसअग्रीमेंट, ये सब इसके एंटोनिम्स दिए हुए थे। डिस्कॉर्ड अगेन डिसअग्रीमेंट। एक्सक्लूजन मतलब एकदम एक्सक्लूड कर देना, उसको ना मानना। तो ये मीनिंग देख रहे हो, सारे एंटोनिम दिए होते हैं, खाली एक इसका सिनोनिम था, दैट वाज अकॉर्ड, मतलब मैच कर जाना, अग्री कर जाना। समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? आज हम लोगों ने एकदम फास्ट सॉल्व करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल समय नहीं लगता है, हमें बस उसको समझना चाहिए। हम पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, देखो पूरा हम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, फॉर विच डिजीज दैट वाज प्रेवलेंट इन 2002 or 4, there is consensus that it will stay with humanity for long, possibly for years and even decades. अब देखो, मतलब जो बहुत सारे सालों तक आगे जाने वाली डिसीज है, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या किस चीज में एग्रीमेंट था? इंसानियत को लेकर के काफी समय तक, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें एक वर्ड यहां से उठाना है 2002-04, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ईयर उठाएं तो अगर हमें यहाँ पे देखा तो इस पैसेज में हमें ईयर ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज सार्स, ठीक। इन 2002-04 वाज अ वेरी सीरियस डिजीज with 1 in 10 people who were affected dying, मतलब 1 में से 10 लोगों को हो रही थी। तो यहां पे आपको मिल गई डिजीज, कौन सी डिजीज थी? पॉसिबली फॉर ह्यूमैनिटी अगर हम बोले तो ये लाइन यहां पे साफ साफ लिखी है कि विल स्टे विद ह्यूमैनिटी फॉर लॉन्ग, पॉसिबली फॉर इयर्स एंड इवन डिकेड्स। पूरी लाइन टू लाइन आंसर मिल गया, यानी हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सार्स। कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। तो ये डिजीज जो है काफी ज्यादा फैली हुई थी 2002 से 2004 तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो टोन ऑफ द पैसेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम हमने कर लिया, नाउ व्हाट विल बी द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या होगा? ह्यूमैनिस्टिक है। अब क्योंकि कोविड-19 जो हुआ उसमें क्या प्रॉस हुए, उसके क्या कॉन्स हुए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो एक एक करके पहले हम इनको देखेंगे कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, फिर हम आंसर पे आएंगे। तो पैसेज अगर ह्यूमैनिस्टिक कहा जाए
तो इसका मतलब होता है राइटिंग क्या है, मोस्ट सुटेबल है टू इश्यूज, उन इश्यूज से रिलेटेड, टू वेलफेयर, जो वेलफेयर को देखे, वैल्यूज को देखे, कुछ ह्यूमन अफेयर से, मतलब इंसानियत से चीजें रिलेटेड हो। दूसरा सैटिरिकल अगर हमने देखा तो हमने टोन ऑफ द पैसेज में आप लोगों को ये सेशन कराया था हिंदू एडिटोरियल की क्लास में, जब राइटर को वांट टू सी रिफॉर्म या ही और शी यूजेस आयरनी और क्रिटिसिज्म, किसी को जब क्रिटिक्स के होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वो सैटिरिकल होता है। इंट्रोस्पेक्टिव कब होता है, when the tone is employed in the passage so as to self-examine and reflect upon one's actions or feeling, जहां पे actions और feeling की बात हो, ठीक। एक्सपोजिटरी क्या होता है, when the writing is exposes facts, जहां पे facts की बात हो, explain करे, readers को अच्छे से चीजों को समझाए, वो हो गया। देन आता है एपेथेटिक, ये टोन क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है written piece is emotionless, राइटर इज नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्न और इनडिफरेंट, मतलब किसी भी चीज को, टॉपिक को लेकर के ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सारी टोन्स हमने देखी। तो जब हम आंसर में गए तो हमें मिला यहाँ पे कि एक्सपोज कर रहा है किसी चीज को, जैसे राइटर इज शेडिंग लाइट on the 44th chess olympiad held this year in Chennai. The tone is expository where writer is providing facts and information to the reader. मतलब कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, जिनको वो उठा रहा है और उन्हीं को लेकर के क्या करना है, एक्सपोज करना। जब कोई राइटर क्या है किसी चीज के मुद्दे को उठाता है तो वो हो जाता है एक्सपोजिटरी, मतलब किसी चीज को एक्सपोज करना। गेटिंग इट? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 6 is according to the passage when was the first flu virus identified? पहला फ्लू वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया था? तो पहला देखते हैं, in the 1918-20 flu pandemic even the virus was not identified, जब वायरस को आइडेंटिफाई तब भी नहीं किया जा सका था। 18 से 20 में ये फैला हुआ था, 1918 से 1920 तक, लेकिन ये फर्स्ट आइडेंटिफाई कब हुआ था? 1933। लाइन टू लाइन है ना। हमें दिक्कत खाली टोन ऑफ द पैसेज में आ सकती है, तो उसके लिए भी आपको फैक्ट्स फिगर्स पे ध्यान देना होगा, ठीक। तो आंसर क्या है? 933 इज द करेक्ट आंसर। देखा, आप लोगों ने देखा कि 20 मिनट्स में, जस्ट बिकॉज हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए मुझे 20 मिनट्स लगे, और अगर हम इसको सॉल्व करते तो कितना समय लगता? इससे भी कम समय लगता। मैं सच कह रही हूं कि क्वेश्चन के थ्रू जाना और इसी तरीके से जो टॉपिक अभी आज का जो एनालिसिस आप लोगों ने किया है उससे रिलेटेड का टॉपिक जल्द ही आपके सामने हम लेकर के आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड की तरह आपके लिए वर्क करेंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ महेंद्रास ऑफिशियल चैनल में, और मेरे साथ मंडे को जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 7:30 AM पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, जहां पर मैं आपके साथ जुड़ूंगी नए वर्ड्स और एक नए आर्टिकल के साथ। तो देख लिया आपने कि आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने एग्जाम लेवल भी देख लिया। तो जिन एस्पायरेंट्स के एसबीआई के एग्जाम आने वाले हैं वो आर्टिकल में जुड़ना मत भूलें मेरे साथ, डेली एट 7:30 AM। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.